अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम जो है वो एडवोकेट स्वाले सुरठिया है, ठीक है। और मैंने LLB किया है फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। फिर मैंने ACCA किया, मैंने PIFA किया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंट से, ठीक। और मैंने इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। दैट्स ऑल अबाउट मी। और बिज़नेस लॉ पढ़ाते हुए एक अरसा हो गया, तकरीबन कोई 7 इयर्स हो गए हैं बिज़नेस लॉ पढ़ाते हुए। स्टार्ट किया था बिज़नेस लॉ पढ़ाना मैंने ग्रेजुएशन लेवल से, फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर आ गया ICA लेवल पे, फिर ACCA लेवल पे, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लेवल पे। तो डिफरेंट लेवल पे जो है वो बिज़नेस लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने जो है वो बिज़नेस लॉ पढ़ाने के साथ साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस की एज अ क्रिमिनल लॉयर। और माशाल्लाह फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स मैं सर्व कर रहा हूँ। ये मेरा 6th ईयर है एज अ कॉलेज प्रिंसिपल, रिनॉन कॉलेज प्रिंसिपल, दैट शाह कॉमर्स कॉलेज। और मैं आप ये समझ लें कि मैं कराची का कोई यंगेस्ट प्रिंसिपल जिस वक्त होऊंगा उस वक्त और यंग होऊंगा, तो कराची का कोई यंगेस्ट प्रिंसिपल माना जाता था मैं। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। आप लोगों के बारे में जान लेंगे थोड़े टाइम में, क्योंकि आपसे इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा कुछ टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ के हवाले से। कुछ बेसिक गाइडलाइंस, पेपर पैटर्न, क्या हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से हम पेपर को लेके चलेंगे, तो वो तमाम चीज़ें अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, बिजनेस लॉ का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। इस 100 मार्क्स के पेपर्स को एग्जामिनर ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। एक आपकी की है, ये सारी चीजें अभी आपको मिलेंगी भी। एक है आपका ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C और ग्रेड D। ये 4 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके पूरे पेपर पैटर्न को, पूरे सिलेबस को जो है वो 4 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, A B C D। अब सबसे पहले आपके पास जो ग्रेड A में जो आता है वो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1। अब ये कितने मार्क्स का आता है, ये एग्जामिनर ने आपको बता दिया है, ये कुछ 5 to 8 मार्क्स का आपके पास आएगा, बता दिया है पहले से। सर पिछले अटेम्प्ट में ये कितने मार्क्स का आया है, एग्जैक्ट 6 मार्क्स का, बिल्कुल बीच में। इसको फॉलो करता है एग्जामिनर। 5 to 8 मार्क्स का आपसे कहा और आया कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, बता दिया आपको पहले से। फिर यहां पर चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 5 तक अभी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी भी कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 5 तक 20 से 25 मार्क्स का एग्जामिनर ने आपको बता दिया यहां से पेपर आएगा। पिछले से पिछले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का। एग्जामिनर कंप्लीटली फॉलो कर रहा है इसको, इस ग्रेड को। फिर आपसे चैप्टर नंबर 6 to 10 एग्जामिनर ने आपको बता दिया 25 to 30 मार्क्स यहां से आएंगे। कितने मार्क्स का आया, 27 मार्क्स का। जो बता रहा है वैसे एग्जाम ले रहा है। फिर सर यहां पर है चैप्टर 11 से चैप्टर 18 तक, आपको बता दिया 35 से तकरीबन कोई 52 मार्क्स का यहां से आएगा। कमो बेश कोई 42 या पता नहीं कितने, कोई 44 मार्क्स का यहां से आया हुआ था। ये आपका एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो ग्रिड सिस्टम है, ये एग्जामिनर ने आपको पहले से बता दिया है कि ये मेरी मार्क्स की वेटेज है, इस तरह से मैं आपसे सवालात करता रहूंगा। ये आप अपने पास नोट कर लें सबसे पहले, ये नोट कर लें अपने पास। अच्छा, बिजनेस लॉ फेल क्यों होता है इस बारे में डिस्कस करेंगे।
बिजनेस लॉ मुश्किल पेपर है, मॉडरेट पेपर है, इजी पेपर है, किस तरह का पेपर है इसको डिस्कस करते हैं। पहले आज से कोई कुछ सालों पहले बिजनेस लॉ किस तरह का हुआ करता था, अब किस तरह का है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि नई अमेंडेड चीजें हैं, वो इसको डिस्कस करते हैं। हाँ लिखो लिखो। भाई बिजनेस लॉ पास करने के कुछ तरीके पहले तो सुन लें। सर क्या तरीका है बिजनेस लॉ पास करने का? डेली बेसिस पे आपने स्टडी करना है, डेली बेसिस पे फ्रॉम द डे वन आपने पढ़ना है। सर क्या खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? मैं आपको डेली बेसिस पे बताऊंगा, जो कुछ क्लास में होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपने वो चीजें पढ़ लेनी है। ये बताऊंगा किताब से कितनी चीजें पढ़नी है, हमारे दिए हुए नोट से कितनी चीजें पढ़नी है, और कौन से आंसर्स या कौन से एग्जामिनर कमेंट्स को हमने रीड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज, हमारे पास प्रॉपरली एक न्यू रजिस्टर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट जो है वो कहीं से स्टार्ट कर दिया, दूसरा सब्जेक्ट कहीं से स्टार्ट कर दिया, तीसरा बीच से स्टार्ट कर दिया और लिखना स्टार्ट। पीआरसी के रजिस्टर चला रहे होंगे लोग, ये नहीं करना आपने। तरीके का एक बेहतरीन सा आपके पास रजिस्टर होगा। जब आपके पास चीजें अच्छी हो ना, तो आपको उनको देखने को, पढ़ने को, उनके साथ टाइम गुजारने को दिल करता है, वरना आपको टाइम गुजारने को दिल नहीं करेगा। आप कहेंगे नहीं यार ये फेंक दे, छोड़, देखने से ये अच्छा नहीं लग रहा तो क्या क्या मजा आएगा आपको। बात समझ आ रही है? नया रजिस्टर। दूसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने रेगुलर आना है। रेगुलर का मतलब क्या है? रोज आना है और पंक्चुअलिटी से आना है। जैसे कि टाइम पर, टाइम पर आना तो है रोज, लेकिन टाइम पर आना है, ये नहीं अपनी मर्जी से आ रहे हैं। एक और चीज, क्लास में आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए, साइलेंट पे हो, आपको पता ही ना हो कि मेरे पास मोबाइल भी है, ठीक है ना? मोबाइल हो ही ना आपके पास, और अगर है तो आपका मोबाइल बजेगा नहीं भाई। बात समझ आ रही है? ये बच गया। ये अब तक तो आपको नहीं पता था ना, अब बता रहा हूं। कोई भी बंदा कॉल रिसीव नहीं कर सकता। अगर आपकी कॉल आ गई, लाउड स्पीकर खुलवा दूंगा, ठीक है? फिर कोई भी बाबू खाना कुछ भी, ये सारी चीजें फिर ये यहां पे नहीं होंगी यार, ठीक है? तो आप पहले से इसे साइलेंट पे रख दें। दूसरी चीज, मैसेज आप ना रीड कर सकते हैं ना किसी को सेंड कर सकते हैं। मोबाइल बिल्कुल साइड कर दें आप, अगर आप पढ़ने आए तो अटेंटिव हो जाएं क्लास में। बिल्कुल अगर आप अटेंटिव होंगे, आपको लेक्चर सारे समझ आ रहे होंगे, आपको घर जाके पढ़ना आसान होगा, और आपको सब्जेक्ट की एप्लीकेशन में कोई मसला नहीं होगा। आज मैं आपके लिए पास्ट पेपर्स लेकर आया हूं, ताकि आप पास्ट पेपर्स देख तो सके। मतलब एक जो हमारे अंदर जो मसला है ना यार, पास्ट पेपर्स किस तरह के आते होंगे, क्या होगा, क्या पूछता होगा, वो सारी चीजें आपके अंदर से खत्म करनी है। आज ही पहले दिन ही आप पास्ट पेपर देख लो ना। पहले दिन में लॉ में आपको पढ़ा सकता हूं ना, पहले दिन में लॉ पढ़ सकते हैं पूरा, लेकिन पास्ट पेपर्स देख लो, ताकि एक जो अंदर की खलिश है ना, वो खत्म हो जाएगी आज के आज ही, ताकि हम क्या हो जाएंगे, एग्जाम फोकस्ड हो जाएंगे। हमारा मकसद क्या है? पेपर पास करना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो पेपर पास होगा ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और अब आपको पता होगा कि पेपर आता किस तरह का है।
इसमें से कितने मार्क्स की एप्लीकेशन, कितने मार्क्स के आपके सिनेरियोस, कितने मार्क्स के नॉलेज बेस, कितने मार्क्स रट्टे वाले सवाल आते हैं, ये सब अब आपको इंशाल्लाह पता होगा आज की तारीख में। बात समझ आ गई है? अटेंटिव रहना है, रेगुलर रहना है, मोबाइल साइड कर देना है अगर पेपर निकालना है तो। और पेपर निकाले बगैर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, प्रैक्टिस करवाऊंगा, ड्राफ्टिंग करवाऊंगा, क्योंकि लॉयर से भी अगर लिखना ना सीखो तो फिर किससे सीखोगे? यस और नो? मतलब हमें लिखना सीखना है, एक्चुअली लॉ लिखना सीखना है। आगे बात समझ? सर पेपर रुकता क्यों है, ये सवाल। नसीब नसीब भाई, पेपर रुकने की कोई लॉजिकल रीजंस भी तो होती होंगी ना। अब नसीब ये यार, मतलब मैं तैयारी पूरी करके गया, वहां गया, नींद आ गई, वॉमिटिंग्स हो गई, अजीब तबीयत हो गई, कुछ भी आपके साथ XYZ हो गया, अब आप मसले में फंस गए। अब वो आपका लक था कि भाई वो 3 घंटे जैसे गुजरे आपकी तबीयत सेट। अब ये लक है आपका, ठीक है ना। पेपर रुकता क्यों है? सबसे पहली चीज, सेलेक्टिव जो आप स्टडी करके जाते हैं ना, इससे आपका पेपर रुक जाता है। आप ये सोच लेते हैं कि यार मैं 18 चैप्टर्स है ना, इसमें से सर ने कुछ 14 चैप्टर्स बताएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सर ने इसमें से भी आपको बताया कि यार ये 10 ना, ये तो मतलब तबाही है, इससे तो आएगा ही आएगा। 3 आपने अपनी मर्जी से हटा दी है। आपने बोला चलो ये अल्लाह हवाले कर देते हैं, और ये 7 चैप्टर तो आपका भाई करके ही जाएगा। अब मेरिट है। तो ये जो बच्चा है ना, ये फेल होने का सबसे पहला नतीजा है, वो बच्चा फेल हो जाएगा। ये सबसे पहला रीजन है फेल होने का। सेलेक्टिव स्टडी अगर आप करके गए, आप अपने दिमाग में ये प्रोविजन बना लें कि आपका पेपर गया, फिर लक है कि वही 7 जो आपने चैप्टर्स पढ़े उसी में से आ गया ना, अब बस अब जिंदगी खुशहाल है आपकी। दूसरी चीज, पेपर क्यों रुकता है? लोगों को लिखना नहीं आता, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में लोग लिखते भी नहीं है। कैसे? जैसे अकाउंटिंग का पेपर है। अब अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं? क्वांटिटी मेथड थ्योरी का पेपर है, प्रैक्टिस लगे हुए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने ये देखा पेपर, अपने पास पास पेपर रखा, पास पेपर देखा और इसका आंसर देखा, बोला हाँ ये तेरे भाई से हो जाएगा। ऐसा किया कभी? कभी नहीं। लेकिन थ्योरेटिकल पेपर के अंदर ना आपके साथ ये काम होता है। आप क्या करते हैं? आपने क्वेश्चन देखा पास पेपर का, आपने कहा अरे अच्छा डिस्कस द फॉलोइंग मेथड्स, अरे ये मेथड्स, हाँ ये 3, पीछे 10 लिखे, आपने बोला फटाफट सॉल्यूशन पे देख, सॉल्यूशन आपने बोला ये तो हो जाएगा। आप ये करते हुए कभी भी लिखते ही नहीं है, और ये ना लिखना आपके फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। ये लिख लें अपने पास कि अगर आप लिखेंगे नहीं आप फेल हो जाएंगे। लिखना जरूरी है। सर यहां पर लिखना किस तरह से जरूरी है? मतलब क्या ड्राफ्टिंग स्किल्स आती हैं? रट्टेबाजी वाला पेपर आता है? पेपर आएगा किस तरह का? मेरा पेपर का क्या सीन क्या है, किस तरह से मुझे पेपर दिया हुआ होगा? ये देखिए, मैं आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। ये पता लग गया पेपर रुकेगा कैसे? हाँ या ना? क्लास में मोबाइल बजने से भी रुक जाएगा। एक बंदा कॉमेडी करे, दूसरा बंदा हंसे, कॉमेडी वाले का तो गया, वो हंसने वाले का जो उसके साथ मिलके ना शुगर लगा रहा है ना, दोनों गए। अब भाई अभी तो तू खिलखिला, कुछ भी कर, पागल हो जा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। ये सारी चीजें बाद में पता लगेंगी, जब ये वक्त गुजर जाएगा ना उसके बाद पता लगेगा, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद पता लगेगा। अब समझ ले वही बात, पेपर का पैटर्न क्या है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रीजन ये है कि आपको पेपर के बारे में जितनी मालूमात होगी ना वो सारी आज आपको पता लग जाएगी, और आज हमारा कोर्स स्टार्ट भी हो जाएगा सब्जेक्ट इंशाल्लाह। ये देख लो भाई,
जितनी मेहनत से तुम लोग इंशाल्लाह बोलते हो ना, इतनी मेहनत से अगर ध्यान दे दो ना पढ़ने पे, कमाल हो जाए। यहां देखना है। अब देखो भाई, पहली चीज, आपके पास एमसीक्यूज आते हैं 15 मार्क्स के। हर एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का है, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। दूसरी चीज, बाकी 85 मार्क्स का आपका जो पेपर है, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, लिखना है इसमें आपने। अब एक बच्चा जो कि ऐसे ही देख के गया हो पास पेपर सॉल्यूशन, पास पेपर सॉल्यूशन, अब उसका दिमाग ही नहीं चल रहा होगा, और दिमाग चल रहा होगा तो हाथ नहीं चल रहा होगा, दोनों चीजें साथ नहीं चल रही होती। आप कभी अंदाजा लगा लो, दोनों चीजें, हाथ और दिमाग आपका साथ में काम नहीं करेगा। इसकी अभी एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी अभी एक एग्जांपल समझते हैं। अब सर, इस 85 मार्क्स में से कितना ऐसा पेपर है जो कि रट्टे से निकल जाएगा, और कितने मार्क्स का ऐसा पेपर आता है जो कि आपका एप्लीकेशन बेस होगा, जिसमें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज। आप एप्लीकेशन करेंगे, सिनेरियोज आएंगे, उन सिनेरियोज में आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कितना है? 85% में से, मतलब ओवरऑल जो 60% है, 60% ओवरऑल पूरे पेपर का 60% जो है सर, वो आपका सिनेरियो बेस या आपका एप्लीकेशन बेस होगा, एप्लीकेशन बेस। और जो 40% होगा, 40% ये आपका नॉलेज बेस है, रट्टा। ठीक है। अब सर, इस 85% का अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 60 और 40, तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 51 मार्क्स का जो मेरा पेपर है वो सिनेरियो बेस्ड होगा, और तकरीबन कोई 34 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपका नॉलेज बेस होगा। ऐसा ही है। तो सर, मुश्किल काम क्या है? ये नॉलेज बेस सर, रट्टा तो हमें मारना आता है। हम मैट्रिक, इंटर, ए लेवल, हमने इसमें रट्टे दबा के, रट्टे तो हम कर लेंगे, इसमें इतनी टेंशन नहीं होगी हमें। ठीक है ना? मतलब आपको रट्टे वाली चीजें समझाने के लिए आया हूं, रटवाने के लिए नहीं आया। कुछ रटवा नहीं सकता, कुछ चीजें, कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। असल काम क्या है? ये जो 60% जो है ना, ये सर, ये एप्लीकेशन बेस, इसमें आएंगे सिनेरियोज, अंग्रेजी से भरपूर, फुल अंग्रेजी लिखी होगी, 5-5, 8-8, 10-10 लाइनों की। अब आपको पहले वो अंग्रेजी पढ़नी है, उस अंग्रेजी में लॉ सोचना है कौन सा अप्लाई करना है, उस अप्लाई करने के बाद अपनी एक जजमेंट, अपना कंक्लूजन, अपना डिसीजन देना है कि आप क्या समझते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बंदे को डैमेजेस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, कासिम साइमा पर केस करें या ना करें। हाँ बोलो भाई, मेरा मसला थोड़ी है? लेकिन ये आपका मसला है। अब ये आपका मसला है, उस एग्जाम के 3 घंटे में ये आपका मसला है। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये इस पे केस कर सकता है या नहीं, ये इसको डैमेजेस दे सकता है या नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है या नहीं, ये इसने इससे जबरदस्ती गन पॉइंट पे कार छीन ली है, अब ये गरीब क्या करे? हाँ या ना? मतलब अब भाई छीन ली, अब ये क्या करेगा? इसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे। वो जो अंग्रेजी जो लिखी होगी ना, उस इतनी बड़ी अंग्रेजी में से ना एक छोटी सी रिक्वायरमेंट लिखी होगी, उस रिक्वायरमेंट का आंसर समझ के हमें अप्लाई करके देना है। आती है बात समझ? अब सर, हम ये अप्लाई करेंगे कैसे? कैसे अप्लाई करें? 4 स्टेप्स हैं, नंबर्स के हिसाब से। नंबर्स के हिसाब से अगर नंबर 4 हैं,
4 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कितने स्टेप्स लिखेंगे? 4। अगर 3 नंबर का आपसे सवाल पूछता है तो आप कितने स्टेप्स लिखेंगे? 3। 2 मार्क्स का सवाल पूछता है 2, और 1 मार्क का तो एमसीक्यूज में पूछेगा, तो सब्जेक्टिव में जरूरत नहीं है। अब सर कैसे इसको अप्लाई करें, अप्लाई करना कैसे है ये जरा समझते हैं। इरेजर क्या? अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया सुने तो पहले आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। दुनिया का हर इंसान क्या चाहता है कि जब मैं बोलूं तो दुनिया सुने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सुनना पड़ेगा, हैं? हमने भी लोगों को सुना होगा ना यार, जब ही तो यहाँ पर आए, वरना तो हम आते ही नहीं। इन जगहों से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और KNS से खास तौर पे बहुत पुराना है। वजह यह है कि जिन जगह पर आज आप बैठे हैं, आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले हम यहीं बैठा करते थे। यही नहीं, मतलब जहाँ आप बैठे हैं जगह चेंज होगी, पहले कोई और कैंपस था, वहाँ आज आप वहाँ बैठे हैं। तो यहाँ से यहाँ आने तक का जो सफ़र है ना, उसके पीछे एक ही वजह है कि हमने सुना है अपने लोगों को, अपने सीनियर्स को, अपने उस्तादों को। आज अगर आप भी वो मरहला पार करना चाहते हैं तो आपको भी सुनना पड़ेगा, हंसना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल अंदर रखने पड़ेंगे, दूसरों को कोनियाँ नहीं माननी है। ये सारे काम हम नहीं करेंगे अब, है ना? मतलब आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सी चीजें हैं जो। और सर साजिद कपाड़िया जिनको आप जानते हैं, इनसे रिश्ता, मेरे उस्ताद हैं, सीनियर हैं और बहुत लविंग हैं। लविंग इन द सेंस कि मैं जब भी कभी फंसा हूं, सर साजिद कपाड़िया के पास में आया, मैंने कहा सर ये चीज़ हो गई है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी आई है, यहाँ से ऑफर आई है। अगर मैं इनको कुछ ना बताऊं ना, नाराज हो जाते थे मुझसे। मतलब वो रिश्ता है हमारा, तो उस्तादों वाला रिश्ता। तो ये लिंक बनता क्यों है? ये लिंक इस वजह से बनता है आपका उस्तादों से, जब आप क्लास में वो रिस्पेक्ट शो करते हैं, अदरवाइज वो लिंक नहीं बन सकता। अब आप देखें, अक्सर वो बेशतर लोग जब क्लास में बैठे होते ना, तो पांव पे पांव ऊपर चढ़ा के बैठे होंगे। अब इसका मतलब यह है कि जो सामने वाला बंदा है ना, वो बॉस को प्रेजेंटेशन देने आया है। अब वो पढ़ाने नहीं आया, वो बेचारा प्रेजेंटेशन देने आया, और बॉस यूं कर देगा, ओके। तो वो वाली फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए अंदर। अरे वो समझ, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपके दिल दिमाग में कि यार बॉस बैठे हैं और बॉस प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और हमें अपना भरपूर देना है। ठीक है? अब भाई हम सर इस एप्लीकेशन बेस को अप्लाई करेंगे कैसे, क्या तरीका है? ILED, ये 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अप्लाई कर रहे होंगे किसको? इस एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को। नहीं बेटा, कैमरा तो खुला हुआ है, इतना बड़ा शरीर नहीं दिख रहा। एनीवेज, अब यहां देखें सर, ILED कैसे अप्लाई करना है इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या बताना है? इशू, मसला क्या है। मसला क्या है, क्योंकि मसला उसके अंदर मौजूद होगा उस अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? ये मसला है, यो बोल रहा है ये मसला हमने बता दिया। अब पता लग गया भाई ये मसला है। अब सर हमें कितनी लाइनें बतानी है? 1 से 1.5 लाइन, 2 लाइन में ये बात बता देना कि भाई ये इशू है, उठा के वहीं से। ठीक है?
दूसरी चीज, सर हम जो लॉ डिस्कस करते जाएंगे ना इन 18 चैप्टर्स में से, उस 18 चैप्टर्स में से सर हमें यह बताना है कि ये कौन सा लॉ है जो कि यहां पे अप्लाई हो रहा है। हम क्या बताएंगे? लॉ बता देंगे। लॉ बताने के बाद सर हम क्या बताएंगे? हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। किस चीज की एक्सप्लेनेशन? जो सिनेरियो दिया होगा और जो हमारा लॉ होगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। किन दोनों को? सिनेरियो को और लॉ को। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो सर हम एक्चुअली क्या कर रहे होंगे? एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे। यस और नो? तीसरी चीज, सर हमें अपना डिसीजन देना होगा या हमें अपना कंक्लूजन देना होगा। ये डिसीजन या कंक्लूजन आप क्या देंगे कि आपके ख्याल में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बंदे से कार चोरी हो गई तो इस बंदे को अब क्या मिलना चाहिए, जिस बंदे ने उसको गन पॉइंट पर उठवा लिया अब उस बंदे के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती हैं। सर इस बंदे को जेल में ले जाएं, डैमेजेस ले लें, ये आप बताएंगे। आप कैसे बताएंगे? जब आप पढ़ लेंगे ना फिर आप इंशाल्लाह बता देंगे। अब आ रही है बात समझ? ये सारी चीजें अगर आपको लॉ पता हुआ तो आपका डिसीजन आसान है, और अगर आपको लॉ नहीं पता आप डिसीजन नहीं दे सकते, फंस जाएंगे आप डिसीजन में। क्योंकि यहां पे तुक्का मारा तो यहां पे भी तुक्का लगेगा और ये तो फारिग ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये पूरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपका हाथ से गया। सर 4 नंबर का है तो ये 3 नंबर का सवाल है, क्या करें? इशू को हटा देते हैं। इशू तो पता ही है ना, लिखा हुआ है। हम तो जानबूझ के थोड़ा सा नंबर्स की वजह से ये हरकत कर रहे थे। हमें इशू तो पता ही है तो हम इशू नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्या बताएंगे? लॉ, एक्सप्लेनेशन, डिसीजन। सर 2 नंबर का है, बिल्कुल शॉर्ट में पूछ लिया आपसे, बोला जल्दी बता दो। एकदम एग्जामिनर जल्दी में था, बोला क्यों गुजर रहा हूं, पूछता हुआ जाता हूं, बोला बता दो ये 2 नंबर का। अब आप क्या करो? सर डायरेक्ट लॉ बताओ, डिसीजन बताओ, एक्सप्लेनेशन बताने की भी जरूरत नहीं है। हम ये समझते हैं और ये लॉ है, खत्म। बात समझ आ रही है? सर पेपर में क्या लॉ की लैंग्वेज लिखनी है या नहीं लिखनी? देखो ये बात समझ लो। आप लॉयर तो है नहीं। सर क्या मैं सेक्शंस याद करूं? आप लॉयर तो है नहीं, आपने लॉयर बनना भी नहीं है, तो इसका मतलब सेक्शंस मेरे लिए नहीं है। आपको सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। ये सवालात नहीं, ये लोग बाद में पूछते हैं। कब? जब 1-1.5 महीना 2 महीना गुजर जाएंगे ना, सर सेक्शन याद नहीं हो रहा। अबे बोला किसने था? मैंने बोला ही नहीं आपको सेक्शंस याद करने को। तो इसका मतलब आपने सेक्शंस याद नहीं करने। अगली बात कि सर क्या मैं लॉ की वर्डिक्ट एग्जैक्ट याद कर लूं? कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी अगर कर सकते तो आपकी बात उस कॉन्सेप्ट पे होनी चाहिए, चाहे वो आपके वर्ड्स में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल सुनो, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ए बी के पास आया और उसकी कार चोरी कर ली। अब अगर लॉ इस तरह से लिखा हुआ हो, मैं एक बंदे से पूछूं, मैं बोलूं भाई आप बताओ क्या हुआ है और क्या होगा आगे, तो इसने मुझसे कहा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी की कार गन पॉइंट पे चोरी कर ली और इस बंदे को फांसी की सजा देनी चाहिए, या इस बंदे को 10 साल की जेल हो जानी चाहिए, और इस बंदे पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी हो जानी चाहिए। इसने 3 सेंटेंसेस में ये बात बता दी। फर्ज कर लेंगे लॉ है, ये लॉ बना दिया इसने। लॉ वैसे ऐसे नहीं बनता,
पार्लियामेंट से बनता है, जब हम लीगल सिस्टम में जाएंगे ना चैप्टर नंबर 1 में तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस बंदे ने ये 3 हिस्सों में ये बात कर दी कि ए ने बी से गन पॉइंट पे कार चोरी की, इस बंदे को डैमेजेस भी होने चाहिए और इस बंदे के ऊपर जेल भी होनी चाहिए, इंप्रिजनमेंट भी होना चाहिए। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई आप बताओ ये क्या कह रहा है, ए ने बी से कार चोरी की, इसको पनिशमेंट दे दो। देखा ये कॉमेडी, इसकी मैं बात कर रहा था। ये जो कपिल है ना, ये नहीं करनी हमें, हम सस्ती करेंगे ही नहीं, बल्कि महंगी भी नहीं करनी, क्योंकि आपका महंगा पैसा लगा हुआ है अभी, ठीक है ना। अब हुआ क्या, इस बंदे ने जो 3 लाइनों में जो बात बताई, जो 3 सेंटेंसेस में बताई, इसने 2 सेंटेंसेस में बता दी कि भाई इस बंदे ने चोरी की है, इसको जेल में बंद कर दो। हो सकता है ये बंदा एक लाइन में, एक सेंटेंस में ये बात बता दे। असल चीज क्या है, कॉन्सेप्ट और बात क्लियर होनी चाहिए। आपको वो लॉ समझ आ जाना चाहिए ताकि आप वो बात क्या कर सको, क्लियर कर सको, बस। डैमेजेस का मतलब होता है कि मुझे जो नुकसान हुआ ना, उस नुकसान का हर्जाना कौन पे करेगा, इसका मतलब होता है डैमेजेस। भाई मुझे जो नुकसान हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से, आपने मुझसे कहा कि यार आप मुझे गंदुम भिजवा देंगे, आपने गंदुम नहीं भिजवाई, मैंने आगे किसी और से कमिटमेंट किया हुआ था कि यार मैं तुम्हें गंदुम भिजवा दूंगा। मुझे नुकसान हुआ ना, मुझे आपसे 100 में खरीद के उसको 105 में बेचना था, मुझे आपकी वजह से कितना नुकसान, 5 रुपए का, आपसे ले लूंगा। नहीं समझे भाई, 100 रुपए का इससे कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने क्या सोचा, आगे 105 में किसी और को घुमा देता हूं, एक केस आएगा, अभी पढ़ते हैं, अभी लेके आओ पास पेपर आपके लिए। तो इसका मतलब मैंने 100 रुपए का इससे कॉन्ट्रैक्ट किया 105 में घुमाने के लिए, इसने मुझे भिजवाया ही नहीं, गलत किया ना इसने। जब इसने गलत किया तो वो 5 रुपए का जो मेरा नुकसान है वो कौन पे करेगा, डैमेजेस इससे ले लूंगा। आ गई बात समझ, डन। लिख लें अपने पास ये बातें, शाबाश। सर हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, क्या होगा, मैं हर बात बोलता जाऊंगा। कोई पूरे कोर्स में 5000 से ज्यादा देसी विदेशी सारी एग्जांपल्स दूंगा। आपने क्या करना है, क्योंकि आपको वैसे तो लॉ नहीं समझ आएगा ना अगर मैं एग्जांपल बोलूं ही ना। आपके करंट एग्जांपल्स, आपसे इर्द गिर्द रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, अगर मैं वो बताऊं ही ना तो आपको लॉ समझ ही नहीं आएगा। तो वो सारी एग्जांपल्स और जो बातें मैं कर रहा हूं, आपने क्या करना है, वो बातें लिखनी है। सर किस में लिखें, इंग्लिश में, उर्दू में, रोमन में, पंजाबी, सिंधी, मेमनी, जिसमें भी आप एक्सपर्ट है ना उस लैंग्वेज में आप लिखेंगे। बाकी आपकी किताब, आपके नोट्स अंग्रेजी से भरे पड़े हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर कहां से लाओगे, वो लिखा हुआ होना चाहिए। डेली बेसिस पे जो आप स्टडी करेंगे, एक तरीके का रजिस्टर बना के रख लेंगे घर पर। सर कितनी देर बिजनेस लॉ को स्टडी करना है डेली, हमने डेली समझे तकरीबन कोई 35 to 40 मिनट्स अगर आप डेली स्टडी करते हैं ना बिजनेस लॉ को, आपका पेपर इंशाल्लाह निकल गया। लेकिन डेली, अब सर अगर आपकी क्लास 3 दिन हो रही है तो क्या 7 दिन पढ़ूं, नहीं 3 दिन, आसान हो गया ना। और सर वीकली बेसिस पे सर जो टेस्ट जो होगा उसका क्या करें, उसके लिए बस सैटरडे संडे थोड़ा सा कुर्बान कर देना, लेकिन इतने बड़े कोई टेस्ट नहीं होंगे। ये क्यों है, ताकि आपको लिखना आ जाए। मैंने आपसे कहा था कि सर एक सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे दिमाग का और हमारी हैंड राइटिंग का। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ये सबसे ज्यादा होता है,
सबसे ज्यादा मसला थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपके दिमाग और आपके हाथ का मसला रहता है। कैसे? आप अगर देखें तो आखिरी का 1 महीना 2 महीना तो आप सिर्फ उसे पढ़ते रहते हैं, लिखते कुछ नहीं है थ्योरी में, क्योंकि लिखने के लिए आपके पास ऑलरेडी FAR 1 और ये सारे हैं, अकाउंटिंग और सारी चीजें होती हैं, तो वो आप लिखते रहते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल कोई भी चीज आप लिखते ही नहीं है। आप कहते हैं यार ये हो जाएगा, ये मैंने पढ़ लिया है ना, बस ये निपटा देगा तेरा भाई फंस जाता है। अब आप सारी चीजें पढ़ के तो गए हैं, आपका दिमाग बड़ा स्पीड में काम करता है, लेकिन आपका हाथ उतनी स्पीड में काम नहीं करता, क्योंकि सोचने की सलाहियत तेज होती है लेकिन लिखने की सलाहियत उतनी तेज नहीं होती, जिसकी वजह से एग्जाम के जो पहला जो घंटा जो होता है, पहला आवर, उसमें आप 1 घंटे में कोई 1 या 2 सवाल करते हैं 10 में से, लेकिन आखिरी घंटे में आप 5 सवाल कर देते हैं। वजह क्या है कि उस वक्त तक आपके दिमाग और आपके हाथ की अलाइनमेंट हो चुकी होती है। पहले दिमाग यहां होता है, हाथ का लेवल ये चल रहा है, फिर जब ये अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, फिर दोनों जब बराबर आते हैं, दिमाग और हाथ दोनों मेन सोचने पे बराबर हो गए, अलाइंड हो गए, अब लिखते हैं तबाही। ये सोचता तबाही, ये लिखता तबाही। आग लगा दी तो आग लगेगी ऐसे ना। तो इसका आसान तरीका क्या? सर आसान तरीका क्या? ये तो आपने हमें प्रॉब्लम बता दिया ना, सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन ये कि इंशाल्लाह मेंटली अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके जाएंगे कि एग्जाम में जाने से पहले पूरा एक पास्ट पेपर करके जाएंगे। या तो करके जाएंगे पूरा एक, या आधा। सर टाइम नहीं मिलना, या चंद सवालात। कौन से वाले? जो आते होंगे। कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए ना, आता सब होगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले प्रॉपर अपने सारे होमवर्क्स करके जाने, फिर ये अलाइनमेंट देखना कैसी हो जाएगी, दिमाग की हाथ की दोनों बराबर। डन हो गया? पास पेपर्स देखने आओ, पास पेपर्स देखते हैं, फिर अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। टेक 1 एंड पास। लॉ एंड सिचुएशन दोनों को मिलाकर कि भाई सिचुएशन में हो क्या रहा है, करेंगे इंशाल्लाह। तीन मिनिमम नहीं, हमारा सब एक ही होता है मिनिमम। भाइयों को भी दो, बच जाए तो रख लेना, और ये भी लें, ये भी लें। प्लीज। हाँ देखो ना, मजा आएगा ना यार। मतलब सर हम लास्ट, मतलब पहले दिन ही लास्ट अटेम्प्ट के पास पेपर्स दिखा रहे हो। ये लो भाई, मतलब दिल गार्डन ना हो जाए ना आपका, आप याद करोगे। मैं बताऊंगा ना। जी F16 क्यों नहीं? तो अभी देखने ही नहीं, मैं भाई मेंटोर के साथ देखना होता है, ऐसे ही थोड़ी। चलो नहीं मिले, ये रहे ये पास कर दें, पीछे पास कर दें यार, पास करो। हो गए सबके पास? बेटा ग्रुप पे मैंने भेज दिए आप लोगों को, आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएंगे। एहसन मंसूर जी जी, ये ले लो भाई, ये पास कर दो पीछे वालों को। अच्छा देखें, यहां सबसे पहले सर ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 3 to 6 लिखा हुआ होगा ऊपर, पास पेपर देख लें वो वाला 3 to 6 जिस पे लिखा है। अब सर सबसे पहले ये पेपर तो हमें लग नहीं रहा, क्योंकि ऊपर का तो कुछ गायब है। जहां लिखा होता है बिजनेस लॉ, इतना टाइम, ये खौफनाक चीजें, वो सारी चीजें तो ऊपर से गायब कर दी आपने।
वो जो 15 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है ना, वो सिर्फ हटाए हुए हैं। बाकी सब्जेक्टिव 85 नंबर का जो पेपर है वो आपके सामने है। हमने करना क्या है, रिक्वायरमेंट्स रीड करनी है सिर्फ। सर रिक्वायरमेंट रीड करके क्या होगा, वो जो दिल के अंदर जो एक खौफ है ना, गम है, एक जो गलबा है बिजनेस लॉ का, उसको खत्म करना है बस। सर समझ आ जाएगा मुझे ये अभी देखने से? अबे मतलब बस दिल का सिर्फ एक खौफ निकालना है। सर ये खौफ क्यों निकालना चाहते हो, या ये खौफ डालना क्यों चाहते हो? स्टार्ट में ही इसकी वजह सुन लें। क्यों ये खौफ आपके दिल में क्यों पैदा कर रहा हूं, या ये खौफ निकाल क्यों रहा हूं? दो चीजें हो सकती है ना, या तो खौफ बैठ जाएगा, या तो आज ही निकल जाएगा। आप लोग आए पीआरसी से? नहीं, कैफ की अटेम्प्ट भी हो चुकी है, जबरदस्त। भाई कुछ लोग हैं जो कि पीआरसी वाले हैं, कुछ कैफ की एक आधी अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। अब तक इन्होंने एएफसी वाले भी हैं कुछ, जबरदस्त। अब ये जो पीआरसी एएफसी वाले हैं ना, ये जब सीए में आए थे ना, तो क्या सोच के आए थे? भाई सीए तो नहीं होता, है ही नहीं, बच्चों का गेम ही नहीं है, ये सोच के आए थे। तो पीआरसी ने इनका जो वलवला जो था ना, वो जो जोश था, वो खत्म कर दिया। कि इन्होंने क्या सोचा था यार, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सीए में आ गए। पीआरसी एएफसी में आए, इनको पता लगा अरे 1.5 घंटा भी बहुत था, ये कहां लोग इतना हमें बेवकूफ बना रहे थे। वो सारा जोश आपका खत्म। अब आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर वो आपके दिल दिमाग से वो डर, वो चीजें खत्म हो गई है ना, पैदा करो, पैदा करो भाई। देखते हैं अभी ये सही है। अब आपको पढ़ना है, अब आपको पता लगे ना यार। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समझे एग्जाम में ही बैठे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी मैं साथ हूं 6 महीने तक पढ़ेंगे, समझा देंगे इंशाल्लाह पूरा। आओ क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आप लोगों को? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रीफली डिस्कस delegated legislation and state any 2 advantages and 2 disadvantages of delegated legislation। अब ये पूछ क्या रहा है, चैप्टर नंबर 1 से पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? लीगल सिस्टम, ग्रेड 1। लीगल सिस्टम का जो चैप्टर है वहां से पूछ रहा है। अब पूछ क्या रहा है, सर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बता दो। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है? वैसे आपको सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यह है कि सर कानून साजी करने की अगर पावर्स मेरे पास है ना, मैं वो पावर अगर आपको डेलीगेट कर दूं, आपको दे दूं कि अब से लॉ आप बनाओ, तो मैं अपने हाथ में कुछ कंट्रोल्स रखूंगा या नहीं रखूंगा? इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके फायदे इसके नुकसान बताओ। नहीं समझे? समझो। फॉर एग्जाम्पल लॉ बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनाता है यह हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अभी वह ऐसे ही शशका है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर नेशनल असेंबली एक बिल बनाएगा। नेशनल असेंबली वो बिल किसको देगा? सेनेट को। सेनेट वो बिल किसको दे देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अप्रूव कर दे। पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, एक लॉ पास हो गया। अब पार्लियामेंट सारे लॉ खुद थोड़ी बना सकती है। फॉर एग्जांपल एफबीआर का लॉ नहीं बना रही, तो एफबीआर वालों को हम दे रहे हैं ना कि भाई तुम बनाओ, यस और नो। फिर आईकैप को हमने कहा यार तुम अपना लॉ बनाओ। दूसरे इदारों को हमने कहा तुम अपना लॉ बनाओ। उनके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। ये डेलीगेट करने के फायदे या नुकसानात होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना, उसके बारे में पूछ रहा है। आसान है या नहीं? रट्टूबाजी है नहीं, रट्टेबाजी है, यस और नो। लेकिन कॉमन सेंस थोड़ा सा हो और रट्टा लगाना आता हो जाएगा। फिर से पढ़ो इस सवाल को, मैं पढ़ता हूं। ब्रीफली डिस्कस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है,
ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि भाई कंट्रोल कैसे रखेंगे उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, मतलब अगर किसी को पावर्स दे दी तो कंट्रोल भी तो रखना है। बच्चे को बोला अब से स्कूल तो खुद जाना, वैन में नहीं जाना, तो चेक एंड बैलेंस भी तो करेंगे कि बच्चा जा भी रहा है या नहीं। या वह छोड़ दिया, बच्चा मस्जिद में सो रहा है, आ गया जोहर में उठ के, बोला मम्मी आज बहुत थक गया हूं। मम्मी बोली बेटा अब तो दोपहर में सोता नहीं है। बोला नहीं मम्मी अब आपसे नहीं, आपसे मैं बिल्कुल अटेंटिव हो गया हूं, अब से घर में भी पढ़ूंगा। मस्जिद में तो उठा देते ना लोगों, बेटा 1 बज गया चलो उठो, तो आप पहुंच जाओ 7 बजे फजर के बाद, तो उसके बाद मस्जिद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप सो अंदर सुकून से। हाँ लेकिन ये पहले के लिए था ये मशवरा, अब नहीं है, अब ये काम का नहीं है आपके, अब आप आ गए सीए में और कैफ में, अब खत्म, अब पढ़ना है सिर्फ। सही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखो सिर्फ रिक्वायरमेंट रीड करनी है, सिर्फ रिक्वायरमेंट। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की, अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, समझना बात। अब पहले तो ये याद रखो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा ग्रेड 4 में आ रहा है, ग्रेड डी में आ रहा है, देख लो जरा जाकर, ग्रेड डी में आ रहा है सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये हमारे कोई ये आ रहे हैं 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, ये 2 चैप्टर जो हैं ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। वहां से सवाल पूछ रहा है, यानी ग्रेड डी से सवाल पूछ रहा है। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपने क्या बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट का मतलब क्या है सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? 3 हैं। कितने हैं? कम ऑन स्पीक इट आउट, बोलना पड़ेगा। कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? 3। नंबर 1 चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसने जिसकी बात की होगी बॉस, भाई साजिद कपाड़ी आए थे सलाम दो करने, मैं कब सर को बुला के जरा कुछ डिस्कशन करा लें। अच्छा जी अब सुने, यहां देखो, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार कितने हैं हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? 3। कौन से हैं 3? चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। सर अब ये 3 जो हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, कह रहा है उनका ड्राफ्ट बनाओ। अब ये ड्राफ्ट क्या तीनों का मांग रहा है? नहीं, ऊपर जिस चीज के बारे में इसने डिस्कशन की होगी ना उस चीज का ड्राफ्ट मांग रहा है। और ड्राफ्ट भी क्या कह रहा है कि जो ऊपर जो सिनेरियो जो बना है, जो ऊपर पूरी ट्रांजैक्शन हुई है उस हिसाब से बनाओ। अब सिनेरियो क्या है ये मैं आपको बता देता हूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 9,50,000 रुपए की चीज बेची। कितने की चीज बेची? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने वही चीज 9,60,000 रुपए की आगे बेच दी। 10,000 रुपए सही से ले लिए, नहीं समझे? ए बी सी, ए बी सी। ए से मैंने वो चीज कितने की ली? 9.5 लाख रुपए की। मैंने इनको बेची कितने की? 9,60,000 रुपए की। मैंने इनसे कहा 10,000 रुपए आप मुझे दे दो, मैंने इनसे 10,000 रुपए ले लिए। बाकी 2 महीने की ट्रांजैक्शन के ऊपर मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि सेटलमेंट अब कैसे करेंगे दोनों ट्रांजैक्शन को। एक ड्राफ्ट बनाना होगा, चेक का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रॉमिसरी नोट का, बताएगा हमें। हम जब पढ़ेंगे ना तब हमें समझ आएगा। वैसे मैंने आपको इसकी जो निचोड़ जो है ना वो मैंने बता दिया है कि अंदर इसमें बात क्या हुई है। चाहते हो तो पढ़ लो ऐसे ही, ताकि लगे अरे अंग्रेजी तो समझ आ रही है। पढ़ो पढ़ो, शाबाश। बनाना पड़ेगा उस तरह का चार्ट, मतलब उस जो अगर चेक है तो चेक को बना के उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने का चेक बनेगा, किस डेट का बनेगा। किसकी बात कर रहा है? कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ये चेक की बातें कर रहा है, ठीक है। अब यहां देखें, हेलो, डन है? यहां तक साथ हैं? आसान हो रही है? अबे ये तो हो जाएगा यार, ये तो पेपर है ये।
पास है, मतलब पहले लग रहा है बोला पास है। अबे भाई ये बिल्कुल खुश करने के लिए नहीं है कि आज ही जाके सो जा, बोला तेरा भाई हो जाएगा, अब टेंशन ही खत्म है। ये पता लगेगा, वक्त बताएगा। ठीक है, आगे अब देखो नंबर 4, रट्टे वाली बात। रट्टा पढ़ो। आइडेंटिफाई एनी 5 डिफरेंस बिटवीन कॉर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर ये कौन से चैप्टर में है? ग्रेड बी। कहां गया? मिटा दिया। ग्रेड बी में है ये। सर ग्रेड बी के कौन से चैप्टर में? फ्री कंसेंट। कौन से चैप्टर में? देखो जरा, चैप्टर नंबर 4 फ्री कंसेंट दिया हुआ, उसमें से फुल रट्टा इसने पूछ लिया आपसे, 5 नंबर का और 3 नंबर का। क्या पूछा? कॉर्जन के बारे में बताओ, अनड्यू इन्फ्लुएंस के, दोनों के डिफरेंस बता दो। बता देंगे, रटे हुए होंगे हमने इंशाल्लाह, और हमें पता भी होगा कि है क्या। सर जल्दी से बता दे दो कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ताकि हमें पता लगे इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या, मतलब किस किस्म का, किस नस्ल का कोर्स है यार। समझा? मैंने आपको मारा, मारूंगा, पीटा, किडनैप किया, गन पॉइंट पे आपसे लूटा, आपको प्रेशराइज किया, आपको फिजिकल थ्रेट किया, ये सारी चीजें कॉर्जन है। आई समझ क्या? नहीं, मारा, कूटा, गन पॉइंट, किडनैप, ये सारी चीजें क्या है? कॉर्जन। क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? सर मैंने अपनी पोजीशन का आपके ऊपर फायदा उठा लिया है। बॉस, एग्जैक्टली, बॉस एंड एम्प्लॉय। बॉस अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाता है। टीचर स्टूडेंट अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाता है। तुम्हारा मोबाइल नहीं बजना चाहिए, हमारा बच सकता है। यस और नो? दैट्स द मोटिवेशन। फर्स्ट गेट द पोजीशन एंड चेंज द रूल, मेक योर ओन रूल्स। पहले वो पोजीशन हासिल कर लो, फिर अपने लॉ बना देना। मोटिवेशन है ना यार, इसका मतलब पहले आप पोजीशन हासिल करते हैं, फिर अपन भी यूं शशके से बात कर लेंगे। डन? तो कॉर्जन हमें पता लग गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? सर डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाना है। अब डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा कौन उठा सकता है? वो बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा सकता है सर जो बंदा आपसे रुतबे में बड़ा हो, पोजीशन में बड़ा हो। जैसे कि बॉस एम्प्लॉय, आपका टीचर स्टूडेंट, आपका डॉक्टर पेशेंट। डॉक्टर पेट खोल दे बंदे का, बोले भाई पैसे नहीं दोगे तो सीऊंगा नहीं। यस और नो? इसका मतलब कि सर इस तरह की चीजें, ये मतलब कितना आसान है ना। बोला कोई बदमाशी नहीं कर रहे, डॉक्टर आ जाए बाहर। बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या हुआ? बोला बंदे का पेट तो खोल दिया है, वो स्टिचेस के लिए ना वो धागा खत्म हो गया है। तो बोला डॉक्टर साहब तो क्या करें? बोला वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ, वहां मिल लो जाकर, तो वो आपको बता देंगे। वो बता देते 5 लाख रुपए का धागा है। अब आप 5 लाख भरोगे तो वो सीएगा, वरना सीएगा ही नहीं। ये क्या है, कितनी प्यार मोहब्बत से ना धमकाया ना कुछ किया। बोला भाई ऐसे ही है हम, है ना। लॉयर क्लाइंट है ना, डोमिनेट है। अब आपको क्या करना है, 4 डिफरेंस लिखने हैं। इसमें हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे, क्योंकि अब हमें एग्जाम्पल समझ आना स्टार्ट हो गई होगी। अब हमें एग्जाम्पल्स लिखना आ रही होंगी। एग्जाम्पल लिखेंगे इंशाल्लाह, हम खुद लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखने का एक फॉर्मेट बताऊंगा आपको, निमोनिक्स बना के, कि ये निमोनिक्स को फॉलो करोगे आपकी एग्जाम्पल लिख दी जाएंगी, खुद ही ऑटोमेटिक बन जाएगी आपसे एग्जाम्पल। निमोनिक्स मतलब ये जैसे बनाया ना, ILED, ऐसे निमोनिक्स। जैसे सवाले सोरठिया, SS, स्क्रीनशॉट, ये मतलब। ठीक है, अब डन है यहां तक 7। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। 2 पॉइंट्स बताने हैं। फ्रॉड का मतलब सर जानबूझ के धोखा, जानबूझ के। और मिसरिप्रेजेंटेशन सर जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली धोखा। धोखा तो दिया है लेकिन जान के नहीं दिया यार, हो गया आपके साथ, क्या करें। आगे बात ऐसा होता है, डिस्कशन करेंगे, सारी आएगी आगे बातें। अब देखो भैया प्लीज,
डिस्कस करें ना, क्या नहीं? मजा आ रहा है ना ये डिस्कस करने में भाई, पता लग रहा है पास पेपर्स आते कैसे हैं। सबसे खतरनाक बात क्या है आपके लिए, ये पेपर, इसके आप जिंदगी में कभी आदी ही नहीं हुए थे, आपके पास ये पेपर आया ही नहीं था, आपने कभी पास पेपर्स अपने हाथ में ये एक साथ पूरा देखा ही नहीं था। ये अब आप एक साथ जो 6 पेजेस अपने हाथ में देख रहे हो ना, आपका जो ये अंदरूनी जो फियर है, ये फियर आपका खत्म हो रहा है। पेपर से आपकी दिल लगी हो रही है, अपनाइयत हो रही है। अब जब आप ये 6 पेजेस एक साथ पेपर में देखेंगे ना, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे अबे हम फैमिलियर हैं, हमें पता है, हम ये सारी चीजें पहले ही देख चुके हैं, पता है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं आपको पढ़ाता जाऊं, बताता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, बताता जाऊं, और डायरेक्टली आप ये पेपर डायरेक्ट आपके पास एग्जाम में आ जाए, कितने रिलैक्स बैठे हैं। वो 6 पेजेस जब आप घुमाओगे ना, या अल्लाह है, अल्लाह के रसूल, आपको सब याद आ जाएगा, जिंदगी पूरी आपकी हिल जाएगी उस वक्त। लेकिन जब आप ये पहले से देख रहे हैं ना, आपकी जिंदगी मुतमईन आपके हाथ में, कंट्रोल में होगी। अब आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 तक पढ़ लिया, 5 देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है? डिस्कस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। डिस्कस वेदर फरा कैन इन्फोर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट रहीम एंड उसामा। 2 किस्म के लोग हैं, एक रहीम है, उसामा। कह रहा है कि भाई फरा जो है वो उनसे परफॉर्मेंस करवा सकती है या नहीं करवा सकती? फरा किससे? रहीम और उसामा से परफॉर्मेंस करवा सकती है या नहीं करवा सकती? अब पहली बात तो यह है कि भाई ये सवाल पूछ क्यों रहे हो, तो हमें ऊपर का कुछ कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। फरा एक्चुअली बच्ची है, 17.5 साल की, 17.5 ईयर्स की। इसने लिखा हुआ है, मैं पढ़ चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सही है? 17.5 ईयर्स की एक लड़की है। अब बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब सर क्या फरा जो है वो इनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है या नहीं करवा सकती? हमें लॉ पता होगा तो हम अप्लाई करेंगे। यस और नो? बात समझ आ रही है? सर ये बात किस में आती है? ये भी ग्रेड बी में आती है। किस में? ये ग्रेड बी के आपके कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर आती है। ये बात आपका फ्री कंसेंट में ही आएगी। यहां पर फ्री कंसेंट के अंदर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के टॉपिक के अंदर आएगी ये बात। डन है? बात समझ आ रही है? अब देखें अगली रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या सर, फरा इन्फोर्स कर सकती है? नहीं, क्योंकि फरा कौन है? बच्ची है, माइनर है, और माइनर कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकता। सर अगर माइनर के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, माइनर ने आपको धोखा भी दे दिया, बेनिफिशियरी कौन होगा? माइनर। तो सर हमें ये बातें 20-22 साल की उम्र में क्यों बता रहे हो? 18 में बताते ना, ताकि हम फ्रॉड करते जम के। अब नहीं कर सकते, अब फंस गया। आगे बात समझ, ये सब पहले करने का था। अब देखो इसकी रिक्वायरमेंट भी जवान यहां देखनी है। डिस्कस वेदर रहीम कैन स्यू नादिर। स्यू मींस केस करना। सू, क्या रहीम नादिर पर केस कर सकता है या नहीं कर सकता? इफ द टीम विंस द टूर्नामेंट बट नादिर रिफ्यूज टू पे। अगर ये टीम टूर्नामेंट जीत जाती है लेकिन नादिर ने उसके बावजूद भी पे करने से क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। ऊपर का सिनेरियो हमें पता होगा तो हम इसकी एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन है। इशू पता है, इशू क्या है, लॉ पता होगा हमें, एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड करेंगे और डिसीजन दे देंगे अपना। जी, रिक्वायरमेंट के अंदर ही इशू है। आई बात समझ? सुने अब इसके बाद है OL, ऑर्गेंडी लिमिटेड। अब ये ऑर्गेंडी लिमिटेड, ये देखें नंबर C, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन OL एंड रहीम। कि भैया OL जो ये लिमिटेड कंपनी है और रहीम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैलिडिटी क्या है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द रेमेडीज अवेलेबल टू रहीम। रेमेडीज मतलब इलाज, क्या क्या चीजें उस बंदे के पास अवेलेबल हैं, ये बंदा क्या क्या चीजें वसूल कर सकता है। यस और नो?
भाई फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि यार आपको डैमेजेस देने हैं, तो मेरे लिए तो वो रेमेडीज है ना, मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं कि मैं आपसे वो वसूल कर सकता हूं, मेरे पास क्या क्या रेमेडीज हैं। आई बात समझ? गॉट माय पॉइंट? तो यहां पे वो क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि सामने वाले बंदे के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो क्या क्या चीजें वसूल कर सकता है आपसे, उसके पास क्या क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं। गॉट माय पॉइंट? किसके पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं? डिस्कस वेदर रहीम कैन स्यू नादिर, नहीं ये नहीं, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, कि भाई इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है या नहीं है, मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल्सो आइडेंटिफाई द रेमेडीज अवेलेबल टू रहीम, कि अब रहीम के पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं रहीम के अगेंस्ट में। जी कोई सवाल पूछ रहे थे, क्या मतलब? रेमेडीज और डैमेजेस और रेमेडीज में फर्क है। रेमेडीज का मतलब क्या है कि मेरे पास अब क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है, और डैमेजेस का मतलब कि मुझे कौन कौन सी आपको हर्जाना देना पड़ेगा, क्या क्या हर्जाना देना पड़ेगा, क्या नुकसान पे करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? पेपर हो जाएगा लग रहा है देखने से यार, अगर पेपर बहुत लेंदी है, अभी ये बात डिस्कस करनी है इसलिए दिखा रहा था। पेपर में 10 सवालात आते हैं, 10 सवाल। अब हर सवाल में आप जरा रिक्वायरमेंट चेक कर लो, मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स तो हैं हर सवाल में। अब अगर हर सवाल में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी में 4 रिक्वायरमेंट्स भी हैं, सर एवरेज करके हम इसको 3 नहीं करते, हम ये करते हैं 3 अगर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। हम ये समझ लेते हैं कि यार 25 सवाल करने हमें, कितनी देर में? 180 मिनट में। 180 मिनट में जब आप 25 सवाल करोगे कैसे हो जाओगे? सोचो ना यार। और अगर आपकी राइटिंग स्पीड नहीं है, यहां पहले से लिख के नहीं गए पेपर फ्लॉप है या नहीं है, ईमानदारी की बात, आज आपको सिर्फ जगाना है एक्चुअली पेपर के लिए कि ये पेपर इस वजह से रुक जाता है। 25 रिक्वायरमेंट अटेम्प्ट करने के लिए ना मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होके जाना पड़ेगा। जैसे ही पाकिस्तान ने 222 का टारगेट देखा, मेंटली भी फ्लॉप, फिजिकली भी फ्लॉप, गए। हाँ कैसा, बिल्कुल छोड़, दिल जलेगा अपना। ठीक है, बात समझ आ गई? इसके बाद डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रहीम कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑल्सो डिस्कस ओएल्स पोजीशन इन द सिचुएशन, कि सर ये कौन सी है, ऑर्गेंडी लिमिटेड की क्या पोजीशन है इस पूरे सिनेरियो में। सिनेरियो पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए हमें। इसके बाद अंडर द पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अब ये पता है कहां से पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है चैप्टर 15 16 17 से। 15 नहीं 16 17 18, 16 17 18 से अब ये सवाल पूछ रहा है। ये पूरा पढ़ते हैं इसको। अंडर द पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007, identify the operational arrangements required to be established by the operator of the designated payment system। अब ये designated payment system के बारे में बताना है। अब designated payment system के बारे में सिर्फ थोड़ी सी बात समझ लो यार। जैसे कि जैस कैश है, इजी पैसा है, इजी पैसा वालों को हमने डेजिग्नेट किया हुआ है कि आप ये पेमेंट सिस्टम चला सकते हो, आप हमारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पे आ रहे हो, आप हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो। नहीं समझे भाई? पेमेंट बैंक करता है, ये सारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ये बैंक के हाथ में है ना। हमने किसको दे दिया? जैस कैश को भी दे दिया, इजी पैसा को भी दे दिया, ओमनी को भी दे दिया। सर क्यों दिया? आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं, आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आते हैं, तो हमने क्या कर दिया? हमने आपको डेजिग्नेट कर दिया कि आप पेमेंट्स कर सकते हैं। आप अरे भाई जो इदारा है ना, वो इदारा एक्चुअली डेजिग्नेट कर सकता है अपनी पावर्स के, भाई आप भी अब ये काम कर सकते हो। जैसे कि एक पान वाला इजी पैसा अकाउंट चला रहा है,
तो वो इजी पैसा अकाउंट जो है वो किस तरह से, इजी पैसा अकाउंट जो कि पूरा एक वजूद में आया ना, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगी। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगर आपने पूरे किए, बात समझ आ रही है, अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा किया तो अब जो है वो अब आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हम सबको थोड़ी डेजिग्नेट कर सकते हैं चीजें, कुछ कुछ को की है ना। उनमें से मैंने आपको कुछ नाम बताया, जैस कैश, इजी पैसा, ओमनी, यस। अब ये क्या है, रट्टा। याद रख लो चैप्टर नंबर 16, 17, 18, चैप्टर नंबर 16, 17, 18 रट्टा मारना है। फुल समझेंगे और रट्टा मारेंगे। जैसे ही बात थी, समझ ली ना कॉन्सेप्ट, क्या करें, रट्टे मारेंगे। फीचर्स अंदर के हमें पता होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर की पता होगी, एडवांटेजेस पता होंगे, हमें डिसएडवांटेजेस पता होंगे, इसकी राइट्स पे डिस्कशन हुई भी होगी, लायबिलिटीज पे डिस्कशन हुई भी होंगी प्रॉपर। उसके बाद लगाओ रट्टा, हाँ या ना, डन। अब समझो सर, इसका जो पार्ट बी है ये भी रट्टा, इसी से रिलेटेड। इसका जो पार्ट सी है ये भी रट्टा। पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर पूछ रहा है, बोल रहा 4 बातें बता दो। आर्बिट्रेटर सर एक्चुअली एक न्यूट्रल किस्म का जज होता है, ये समझ लें, ठीक है, न्यूट्रल किस्म का जज। जैसे कि खानदान में 2 लोगों की का फड्डा हो गया, ठीक है, अब वो जो पुप्पू नहीं, अबे जो पंचायत जो बैठती है ना, पंचायत, वो एक्चुअली आर्बिट्रेटर है। बड़े लोग जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट के वक्त बड़ा बना दिया होगा कि भैया हमारा कोई भी फड्डा होगा ना, आप आ जाओगे, आ गई बात समझ, वो आर्बिट्रेटर, इनके बारे में पूछ रहा है। हाँ भाई, सवाल नंबर 7। अब हमें ना इसकी ये अंग्रेजी देख के ही क्या लग रहा है, एप्लीकेशन बेस है, अंग्रेजी देख के ही लग रहा होगा। पढ़ो इसको डायरेक्ट, किसको, एक ही लास्ट लाइन को, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ नोमान्स व्यू पॉइंट। बेटा ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी सेंड की हुई है ऑलरेडी। अच्छा आप एक काम करें, आप ग्रुप में मैसेज करें, वो आपको सेंड कर देंगे फिर से। अच्छा जी, चलो जवानों प्लीज अटेंटिव रहना है। बताया था ना क्लास का रूल जो सबसे पहला है ना, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अटेंटिव रहेंगे, आपको लगेगा लॉ आपके कदमों में, कदमों में, सही है ना, कानून कदमों में आ रहा है। मतलब आप सोचें यार, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ नुमान्स व्यू पॉइंट। नुमान का व्यू पॉइंट क्या है इसमें, ये ऊपर पूरी सिनेरियो दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। फिर कह रहे हैं कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ सलीम्स आर्ग्यूमेंट। सलीम ने जो आर्ग्यूमेंट किया है उसके ऊपर कमेंट कर दें, ऊपर पूरी डिस्कशन हुई हुई है, पूरा हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा नंबर्स के हिसाब से। देख रहे हैं 3-3-3-3 नंबर का है, इसका मतलब इशू कटा देंगे, लॉ एक्सप्लेनेशन डी, एलईडी। लग रहा है अबे भाई ये तो हो रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह सुकून से। इसके बाद इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ अहमद डिमांड, कि भाई अहमद ने अगर कोई डिमांड की है तो उसकी क्या वैलिडिटी क्या है, उसको इवैल्यूएट करना है। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ नुमान स्टेटमेंट, नुमान का क्या स्टेटमेंट है इस पूरे केस के अंदर। एडवाइस सारा रिगार्डिंग हर राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डीटी ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। इसका मतलब सारा एक बच्ची है लेकिन बड़ी होगी तो इसके राइट्स और लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगे। समझो जवान, समझो, नहीं समझे भाई मैं समझाऊंगा, तो पहले से ही समझ रहा है। अब यहां देख, क्या देख, सारा के भाई इसको वल्ला तू सारा को जानता है ना भाई यहां देखो, अब अगर यहां पर सारा जो है वो कोई 17-18 साल की, 17 साल की है। अब हुआ ये कि सारा ने एक कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर लिया है, एक पार्टनरशिप में चली गई है। फॉर एग्जांपल केस का हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा, एक पार्टनरशिप में चली गई है। अब सारा की
सारा बेनिफिशियरी होगी या नहीं होगी? सारा को प्रॉफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। लेकिन सारा को लॉसेस नहीं, बोलो ना। सारा बेनिफिशियरी है? से यस और नो? सारा को प्रॉफिट्स मिलेंगे? सारा को लॉसेस मिलेंगे? नहीं। अब सारा बड़ी हो गई, 18 की हो गई, 18 से ज्यादा की हो गई। अब एज ऑफ मेजॉरिटी पे आ गई है ये। जब ये एज ऑफ मेजॉरिटी पे आ जाएगी सर, अब इसके राइट्स चेंज हो जाएंगे, अब इसकी लाइबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, अब इसके लॉस इसके होंगे। यस और नो? अब जितने बेनिफिट्स एंजॉय हो रहे थे वो सारे अब, तो वो सारी बातों के बारे में पूछ रहा है, बता सकेंगे ना इंशाल्लाह? यस और नो? आसान लग रही है बातें? अब देखो सवाल नंबर 8 पे आओ, जल्दी से इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिस्कस हाउ द प्रोसीड्स ऑफ द चेक कैन नाउ बी एडजस्टेड अगेंस्ट वजाहत स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल। भाई ये वजाहत का कोई स्टेटमेंट है रिसीवेबल का ऊपर, वो पूरा हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद हम कोई भी बात इस पे कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 की जरा रिक्वायरमेंट देख लो। अब आप देख रहे हो ये कितने बड़े पास्ट पेपर्स हैं। ये जब एग्जाम में अगर आपके पास ये पास्ट पेपर आता, आप तो वैसे ही टोन हो जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी हिम्मत आ रही है, हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहां देखो नंबर 9 का ए, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिस्कस। अब आपको एक बात तो पता लग गई, कॉन्ट्रैक्ट एक जो है वो कौन सा है? 1872। पास्ट पेपर पढ़ के ही पता लग गई है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है? 1872। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है इसके बारे में डिस्कशन होगी हमारी, हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ने बैठे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1872 डिस्कस वेदर काजिम इज जस्टिफाइड इन दिस कंटेंशन, आल्सो डिस्कस ज़ैनब्स पोजीशन इफ काजिम डज नॉट डिलीवर द रोल टू हर। ऊपर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, पूरा सिनेरियो दिया हुआ है, उसके हिसाब से ये 4 चीजें आ जाएंगी। 4 मार्क्स का दिया हुआ है। इशू, लॉ, एक्सप्लेनेशन, ठीक है? एक चीज अगर आपको समझ आ गई, इशू, और आपको लॉ पता हुआ, तो फिर ये 2 चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आपको इशू ही समझ नहीं आया, बोला डॉक्टर साहब तकलीफ है, कहां है? बोला ये नहीं पता। अब डॉक्टर क्या बोले? बोला भाई पूरा खोल दो बंदे को। पता क्या होना है भाई? इशू पता होगा तो बताएंगे ना भाई, अब ये वाली दवाई इस पे अप्लाई करो, बिल्कुल आपका गुर्दा सेट हो जाएगा। गुर्दा खराब हुआ है और समझ ही नहीं पड़ी थी बंदे को, वो क्या बोल रहा है? भाई बहुत तकलीफ है। भाई तकलीफ तो है, तकलीफ का हल, इशू तो पता हो, जमात इस्लामी को छोड़। तो पहले इशू पता होगा, कंसंट्रेट, हाँ तफरी मैं करूंगा, आप नहीं। आप क्यों नहीं करोगे? आप अभी पोजीशन पे नहीं हो, लेकिन आप सिर्फ एंजॉय करो, एंजॉय करो। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी शुगल मेला लगा रहे ना यार, वरना आप अजीब हो जाओगे। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार बिजनेस लॉ पढ़ने के बाद ना मेरे सर में तकलीफ हो गई है। आपको इंशाल्लाह ऐसा लगेगा कि यार इतना लाइवली सब्जेक्ट इसको बना लेंगे कि आपको लगेगा कि यार बिजनेस लॉ एक्चुअली जिंदगी यही है। बाकी सब तो बस ये पता नहीं LLB कर लेते हैं, CA हटा देते हैं। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब ये देखो भाई, नंबर बी, जवान, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिस्कस काजिम्स पोजीशन इफ ही, काजिम की पोजीशन बतानी है अगर वो रिफ्यूज टू गिव द डिस्काउंट, उसने पहले डिस्काउंट देने का वादा किया होगा, अब मना कर रहा है, तो क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ये देख पहले ही बता रहा है, बोला हाँ इसने चैप्टर पढ़ लिया है यहां से कुछ, ठीक है? तो रिफ्यूज टू गिव द डिस्काउंट एंड स्यूज एनफ फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास पूरा चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 9,
ग्रिड सी के अंदर, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये बात भी हमें कहां से समझ आ जाएगी? जब हम चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे हम इसको अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। फिर एग्रीज टू गिव द डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट दे दे, पहले क्या बोला? डिस्काउंट नहीं दे रहा तो क्या होगा? फिर क्या बोल रहा है? डिस्काउंट दे दे तो क्या होगा? अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एग्रीज टू गिव द डिस्काउंट एंड मेक्स द डिलीवरी बट द लेटर सूज एनफ टू पे द फुल अमाउंट। पहले डिस्काउंट दे दिया लेकिन बाद में क्या बोल रहा है कि मैं तुम पे केस कर रहा हूं, तुम मुझे पूरी अमाउंट पे करो। अब क्या एग्जामिनर क्या बोल रहा है? अब क्या? तो अब हम क्या बताएंगे? अब ये आई बात समझ? एग्जामिनर ने हमें दोनों ऑप्शंस दिए। पहले क्या बोला? डिस्काउंट नहीं दे रहा, हो सकता है ऊपर वादा किया हो अब ना दे रहा हो, तो अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा क्या करूं? फिर क्या बोला? डिस्काउंट दे दिया लेकिन बाद में क्या बोल रहा है? नहीं पूरी अमाउंट पे करो। आ गई बात समझ? एग्जैक्टली सही है। इसके बाद 10वां सवाल, आइडेंटिफाई हाउ एंड व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। रिवोक्ड का मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। प्रपोजल मतलब ऑफर, किसी बंदे ने ऑफर दी और अपनी ऑफर खत्म कर दी, क्या होगा? हाँ या ना? इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। क्या कहते हैं? टर्मिनेशन और रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। अब ये ना रट्टे वाली बातें पूछ रहा है, स्ट्रेट अवे आपसे रट्टा पूछ रहा है। बोला ऑफर रिवोक्ड किस ग्राउंड के ऊपर हो सकती है, किन किन चीजों के ऊपर, किन किन सिचुएशन के ऊपर ऑफर खत्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ? हम सबसे पहला टॉपिक ही ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमें सबसे पहले ये वाले 9 नंबर करना आ जाएंगे। अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम ये 9 नंबर अटेम्प्ट करना सीख लेंगे स्टार्ट में ही, 2-3 क्लास के बाद ही। क्या यार वो तो हो गया, निपटा दिया हमने, ठीक है। अब यहां देखो, briefly describe the rules in the respect of time, place and performance of the promise where both of them have not been specified in the contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम, प्लेस, परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन क्या होगी? डिस्कस करेंगे रट्टे वाली बातें। यस और नो? यही है। अब सुने, नहीं फर्स्ट चैप्टर नहीं है ये, फर्स्ट चैप्टर तो लीगल सिस्टम है। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है सारी चीजें, ठीक है। यहां तक इतनी सारी डिस्कशन के बाद कोई सवाल आ रहा है आपके दिमाग में पेपर से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड? सर ये जो एप्लीकेशन, हाँ इसमें मैक्सिमम 4 नंबर का ही आ सकता है या 5, 6, 7 नंबर का भी आ सकता है? यार मेजॉरिटी अगर आप देखो ना जर्नली, तो जर्नली 4 मार्क्स तक का पूछता है। एक्सेप्शनल केस हो सकता है 5 नंबर का पूछ ले, 6 नंबर का पूछ ले, ठीक है। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अज्यूम कर लेंगे इसको 1.5 मार्क्स का। आ रही है बात? क्योंकि एग्जामिनर ने भी इसी तरह से अज्यूम किया हुआ होगा। अब बात ही कम है तो ज्यादा बातें कहां से लाएं? इशू बता दिया, लॉ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, डिसीजन दे दिया, और क्या? और तो कुछ नहीं ना। यस और नो? यस ब्रदर। सही है। इसी तरह के छोटे छोटे सारे निमोनिक्स लिखवा दूंगा आपको, जितनी भी बातें होंगी उसके हम निमोनिक्स लिख लेंगे तो हमें वो याद हो जाएंगे। क्या यार इसके अंदर कोको कोला, अब आपको याद है, अबे भाई कोको कोला अगर तुझे पता लग गया ना तो ये सारी चीजें पता लग गई, सारी हेडिंग्स। यस और नो? हाँ, ये सारी मतलब नहीं आईकैप ने नहीं दी, हमने खुद बनाई हुई है। हाँ हमें नहीं खुद बनाई हुई है, अवाम की आसानी के लिए बनाई है। डन। अच्छा, एक चीज आप चाहते हैं
आपको इज्जत मिले तो क्या करना पड़ेगा? लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी। आप चाहते हैं आपकी बात सुनी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं कि उस बंदे की ही बात सुने जिसको अल्लाह ने आपके लिए फरिश्ता बना के भेज दिया है, उनकी बातें भी सुने जो आपके फेलोज हैं। हो सकता है इस बंदे का जो सवाल होना आज, परसों आप वही मुझसे सवाल पूछ रहे हो, अभी तो आप गप्पे लगा रहे हो, परसों आप वही सवाल पूछ रहे होंगे, तो मेरी हटेगी कब? जब आप परसों वो सवाल पूछोगे। आज तो नहीं ना, आज तो बेचारा शरीफ गरीब पहली बार पूछ रहा है। लेकिन अगर आप इसकी पहली बार में बात नहीं सुनोगे ना, हो सकता है आपका ये सवाल 2 दिन बाद हो, तो फिर उस वक्त मुश्किल है, उस वक्त बुरी बात हो जाएगी। हाँ, हम लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे तो मतलब सर आप एक मरतबा चेक करके हमें बताएंगे कि उसको किस तरह आप चेक करेंगे, क्योंकि सर मतलब थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम आप ओके भाई, ऑब्वियस है, मैं जब आपको लिखवाऊंगा तो मैं बताऊंगा ना। चेक करेंगे। हाँ, सैंपल बेसिस पे। सैंपल बेसिस का मतलब पता है ना? हाँ, पॉपुलेशन में सैंपल, पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया है इसने। एनीवेज, यहां तक सारी बातें किस चीज की थी? बेटा 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 कहाँ? अभी तो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं? तो इसकी वजह ये थी कि आज क्लास जो थी वो उससे पहली वाली 3:30 पे या 3:45 पे खत्म हुई है, तो इस वजह से हम 4 बजे आए। अरे वो तो खैर है ना। ओह अच्छा, चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक बात बता दें, आज की क्लास में हमने जितनी बातें डिस्कस की वो समझ आ गई हैं? उसमें आपको किसी किस्म का कोई इशू है? नहीं, पक्की बात है। आप लोगों ने इसी तरह अटेंटिव होके बैठना है क्लास में। जो ये ऑनलाइन वाले लोग हैं ना, इन्होंने अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप के सामने बैठना है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा नहीं उठाना, कि जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी जो मिली हुई है ना लाइफ में, उसका ये बेनिफिट नहीं उठाएंगे कि चलना यार कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। लाइव क्लास उसी वक्त आप लें, उसी वक्त पढ़ें और अपना एक शेड्यूल बना लें। और जो लोग ये यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग प्रॉपरली रेगुलर पंक्चुअलिटी से क्लास में आएंगे, क्योंकि अब क्या होगा, लिंकेजेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, उसका लिंक नेक्स्ट उससे करूंगा, नेक्स्ट चीज उससे अगला लिंक। सर ये जो ग्रिड सिस्टम जो था ना पूरा, ये पूरा आपको लिंक कर करके पढ़ाता जाऊंगा। तो अगर आप लेट आए, आपने क्लास मिस की, आपने ये सोचा कि नहीं यार मैं बाद में पढ़ लूंगा और ये कर लूंगा और क्लास छोड़ देते हैं, आज मौसम सेट नहीं है और ये ठीक नहीं है और बाइक में पेट्रोल नहीं है, और गया। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा एक्चुअल फोकस क्या है? एग्जाम पास करना। ये हमारा एक्चुअल फोकस है। डन? से वन थिंग, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड। वन मोर थिंग, आप सबके साथ एक पिक्चर ले लेते हैं, क्योंकि हर पहली क्लास की एक पिक्चर होती है मेरे पास। तो पता नहीं वो काला पन आ रहा होगा ना मेरे मुंह पे। हाँ, फिल्टर के लिए होगी, मुझे क्या पता भाई। हाँ, इसीलिए तो बोला लगा देते हैं, चमकेंगे ना बंदे। भाई आ रहे हैं सारे? आ रहे हैं। अबे एटलीस्ट खुश तो हो जाओ कि हाँ भाई क्लास मतलब ऐसा लग रहा है मरियल हो गए हैं लोग यार। मतलब किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया था इनको और ये परेशान हो गए हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। चलें जी, अल्लाह हाफिज।